कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनसीईआरटी केमिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हिंदी में इसको हम लोग उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। ये जो यौगिक होता है, सिंपली अगर कहें तो ये दो या दो से अधिक यौगिकों के आपस में मिलने से बना होता है। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स यौगिक होता है जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक जो होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में आपस में मिले रहते हैं और एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। बात आती है कि फिर इसको उप सहसंयोजन यौगिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी जो हमने डिफिनीशन बताया उसके अनुसार एक दूसरे तरह के यौगिक भी मिलते हैं जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक जो हैं आपस में स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में मिल करके एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग डबल साल्ट भी कहते हैं। अभी उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोनों का डिफिनीशन देखा जाए तो एक तरह से सेम है ना, कि यहाँ पे जो यौगिक है जिसको हम लोग उप सहसंयोजन यौगिक कह रहे हैं उसमें भी दो या दो से अधिक यौगिक जो है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में मिले हुए हैं, जो उनका रेशियो होना चाहिए। और दूसरा जो हमने डबल साल्ट कहा, द्विक लवण जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, उसमें भी ये दो या दो से अधिक यौगिक जो है आपस में मिले रहते हैं। दोनों का एग्जाम्पल हम यहाँ पे अभी दिखाएंगे। बात आती है कि यहाँ पे हमने लिखा उप सहसंयोजन यौगिक, उसको हम लोग कह रहे हैं डबल साल्ट, लेकिन डिफिनेशन दोनों का हम लोग सेम कह रहे हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है इसकी भी हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोग उप सहसंयोजन यौगिक ही उसे क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें जो यौगिक होते हैं वो एक तरह से उनमें जो सेंट्रल मेटल होता है उसके द्वारा जो यौगिक जुड़े होते हैं, जो बाइंडेड होते हैं, वो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के द्वारा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसलिए इस तरह के यौगिक को हम लोग उप सहसंयोजन यौगिक भी कहते हैं। ऐसे यौगिक जो होते हैं काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये काफी अपनी जटिलता प्रदर्शित करते हैं। जटिलता इस सेंस में प्रदर्शित करते हैं कि जब इसको आप सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये अपनी कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लीफाई नहीं हो पाता, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही रह जाते हैं। डबल साल्ट भी एक तरह से जटिल, क्योंकि कई तरह से यौगिक का मिला होता है, लेकिन वो जब आप उसको सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी जो है खो देता है। लेकिन उप सहसंयोजन यौगिक जो है सॉल्यूशन में डालने के बाद भी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बनाए रखता है। ठीक है, तो इसमें जो यौगिक होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। आप लोगों ने अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हो तो उसमें आपको पता होगा कि उप सहसंयोजन यौगिक क्या है। यहाँ पे हम सिंपली एक तरह से डिफाइन कर देते हैं। उप सहसंयोजन यौगिक में जो होता है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, और साझेदारी इस सेंस में होती है कि साझा जो है दोनों के बीच होता है, दो एटम्स के बीच होता है, लेकिन वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक ही डोनेट करता है। एक बार फिर से, इसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है साझा दोनों के बीच होता है, लेकिन वो देता कोई एक ही है, और वही एटम वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिसके पास ऑलरेडी उसका जो अष्टक है वो कंप्लीट भरा हुआ हो। सिंपली एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसमें जो है वो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कैसे होता है ये हम सिंपली इसको देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताएं तो सबसे पहले हम लोग इसका लुईस स्ट्रक्चर आपको बनाते हैं। यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीजन का लुईस स्ट्रक्चर है, और ये कार्बन का लुईस स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन होता है इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए, जबकि कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो सिंपली सबसे पहले ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, ये लोग सहसंयोजक यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिससे इनका अष्टक तो ऑक्सीजन का अष्टक तो पूरा हो जाता है, लेकिन कार्बन को 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, क्योंकि इसके पास 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया है इस साझेदारी के बाद 2, 4, 6 और 8। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे कंप्लीटली इनका अष्टक भर चुका है, लेकिन कार्बन के पास अभी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो इस सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी कि उप सहसंयोजन यौगिक का निर्माण किया जाता है।
किसके द्वारा, और वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है कौन साझेदारी करता है, वही एटम साझे के लिए इलेक्ट्रॉन देता है जिसके पास अपना अष्टक पूरा हुआ हो। सिंपली तौर पे अगर हम लोग इसको विजुअलाइज करके देखें तो कोई भी व्यक्ति जो है किसी को तभी कुछ देता है जब उसके पास खाने के लिए सामान जो है अवेलेबल हो, तभी वो किसी दूसरे को दे पाता है। वही सिचुएशन यहाँ पे है, क्योंकि कार्बन के पास तो ऑलरेडी घटा हुआ है, वो देने के पोजीशन में नहीं है, सिचुएशन में नहीं है। ऑक्सीजन के पास जो है वो इसका अष्टक जो है कंप्लीटली भरा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन आज के पास अवेलेबल हो चुके हैं, तो ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहां पे ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट करता है किसको, कार्बन। ओके, तो यहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इनके द्वारा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यानी कि उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे साझेदारी का मतलब हुआ उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन का भी हक है और कार्बन का भी हक है। लेकिन देता कौन है, वही देता है जिसके पास अपना अष्टक पूरा हुआ हो कंप्लीटली, और दूसरे को जिसको हम दे रहे हैं उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही कमी हो। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो वो नहीं दे पाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, या तो 1 पेयर या डबल पेयर या ट्रिपल पेयर। ओके, तो डबल पेयर, तो वहां पे ज्यादातर डबल पेयर, तो वहां पे जो होता है वहां पे आपका ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। अगर 1 पेयर की जरूरत हो या डबल पेयर की जरूरत, 3 की जरूरत हो तक नहीं हो पाता है। उस केस में आपको एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाना होता है और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो यहां पे अगर ऐसा सिचुएशन हो तो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हमेशा हम एक एरो से दिखाते हैं। एरो का जो हेड होता है वो उस एटम की तरफ होता है जिसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, और एरो का जो टेल होता है यानी कि एरो का जो पूंछ होता है वो उसकी तरफ होता है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, साझे के इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसकी तरफ होता है। यानी कि ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पूंछ इसकी तरफ है, और कार्बन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हेड इसकी तरफ है। तो इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये जो हम लोग सहसंयोजन यौगिक इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेंट्रल मेटल के साथ उपस्थित होता है। ओके, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं जटिल यौगिक। जटिल यौगिक, जटिल यौगिक कहने का मतलब है कि जब इसको हम लोग सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये अपनी जटिलता नहीं खोता है, ये अपनी जटिलता जो है वो नहीं खोता है। सिंपली एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो ये कंपाउंड है कोबाल्ट 3 अमोनियम क्लोराइड। आप यहां पे अगर रख दें तो ये जो आपका कंपाउंड है इसको जब आप सॉल्यूशन में रखते हैं तो यहां पे जो आयन बनता है वो आपका बनता है कुछ इस तरह का CO। यानी कि ये वाला पार्ट जो है जो बड़े कोष्टक के अंदर, ये जो पार्ट्स है जो कंपाउंड का ये वाला जो भाग है जो एक बड़े कोष्टक के अंदर है वो सॉल्यूशन में डालने के बाद भी टूटता नहीं है, आयन में नहीं टूटता है। वो वाला भाग जो है आयन में नहीं टूटा, यानी कि ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे यौगिक को हम लोग जटिल यौगिक भी कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग डबल साल्ट की बात करें, यहीं पे आप डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा कि डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि आप सिंपली तौर पे अगर दोनों को डिफाइन करें तो एक ही तरह से आप डिफाइन करते हैं कि दोनों जो यौगिक हैं वो आपको 2 या 2 से अधिक जो है कंपाउंड के मिलने से बनते हैं, यौगिकों के मिलने से स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में मिलने से बनते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनको कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि सॉल्यूशन में भी अपना अस्तित्व जो है वो बनाए रखते हैं, कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, कंप्लीटली आयन में नहीं टूट पाते हैं। लेकिन डबल साल्ट को जब आप रखते हैं किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो ये कंप्लीटली अपने सभी आयन में टूट जाते हैं। जैसे आप अगर ले कार्नालाइट KCl, MgCl2
6H2O। ये सॉल्यूशन में आपको टूट जाता है कंप्लीटली आयन में K प्लस 3Cl माइनस प्लस Mg डबल प्लस, ये अपने सभी आयनों में टूट जाता है। यानी कि अगर आप टेस्ट करें तो आपका जो डबल साल्ट है वो अपने सभी कंपोनेंट का पॉजिटिव टेस्ट देता है। ये पोटेशियम का भी टेस्ट देगा, क्लोरीन का भी टेस्ट देगा, मैग्नीशियम का भी टेस्ट देगा। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं तो ये सिर्फ क्लोरीन का टेस्ट देता है, ये कोबाल्ट का नहीं देगा, अमोनिया का नहीं देगा, क्योंकि ये आयन में नहीं टूट पाया, सॉल्यूशन में आपको नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही रहते हैं। तो सॉल्यूशन में ये अमोनिया जो आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिल पाता है, और टेस्ट वही कंपाउंड दे पाता है, वही एटम दे पाता है जो आयन के फॉर्म में प्रेजेंट हो किसी सॉल्यूशन में। तो आप यहां पे एक डिफरेंस दो डिफरेंस देख सकते हैं कि आप दोनों के बीच, कि जब जटिल यौगिक को आप सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये अपने कंप्लीटली आयनों में ये पूरी तरह आयन में नहीं टूटता है, यानी कि अपनी अस्तित्व को बनाए रखता है। लेकिन जब आप किसी डबल साल्ट को सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये इसके जितने भी घटक एटम हैं वो सभी अपने कंपोनेंट में कंप्लीटली कंपोनेंट आयन में टूट जाता है। यानी कि ये जो आपका डबल साल्ट है वो अपने सभी घटकों का पॉजिटिव टेस्ट देता है। सिंपल। तो पहला डिफरेंस आपने यहां पे देख लिया, आप नोट कर सकते हैं कि इनका ये जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि सॉल्यूशन में डालने के बाद भी ये अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बरकरार रखता है, अपने अस्तित्व को बरकरार रखता है, अस्तित्व को खोता नहीं है, ये कंप्लीटली आयन में टूटता नहीं है। लेकिन डबल साल्ट जो है सॉल्यूशन में डालने के बाद वो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी जो है खो देता है, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं कहा जाता है, और वो अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है, खत्म हो जाती है उसकी अस्तित्व सॉल्यूशन में डालने के बाद। इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि उसके सारे कंपोनेंट जो हैं वो अलग अलग आयन में टूट जाते हैं। सिंपली तौर पे अगर आप विजुअलाइज करना चाहें तो एक रूम है, रूम जो जब तक उसमें ईंट सीमेंट आप जो है गिट्टी छड़ी बालू जो है आप जब तक मिला के खड़ा किए हो तब तक लग रहा है कि हाँ यहाँ पे घर है कोई। लेकिन जब उसके सारे कंपोनेंट को आप अलग कर देंगे, बालू को सीमेंट को जो है बालू सीमेंट को आपको छड़ी गिट्टी बालू को अलग कर दें, आप ईंट को अलग कर दें, तो देखने वाला बोलेगा कि नहीं यहाँ पे कोई घर नहीं था, यानी कि उस घर का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो चुका है। तो इस तरह से आप कहां पे कह सकते हैं कि डबल साल्ट को जैसे ही सॉल्यूशन में डालते हैं अपने कंपोनेंट एटम में टूट जाता है, घटक में टूट जाता है, जिसके कारण इसकी जो ये सॉल्यूशन में अपना अस्तित्व बना बरकरार नहीं रख पाता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सॉल्यूशन में भी अपना अस्तित्व जो है वो बरकरार रख पाता है। ओके, तो ये आपके जो है ये बेसिक आपका डिफरेंस। अभी 2-3 और डिफरेंस है, हम भी चर्चा करेंगे, ये आप नोट कर लेंगे कि डबल साल्ट का बेसिक डिफरेंस ये। आगे जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिटेल में चर्चा करें तो सिंपल तौर पे अगर कुछ पार्ट की चर्चा करें आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जांपल हम लोग लेंगे तो CO, अभी जो हम लोगों ने लिया था उसी को ले रहे हैं, NH3 का होल 5 Cl2। ओके, तो अगर इसमें हम लोग देखें कि किसको, अगर इसका हम लोग आइडेंटिफाई करें कि किसको हम लोग क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको देखें, तो इसमें जो आपका ये जो मेटल होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल। क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल। और इस सेंट्रल मेटल के बाद जितने भी इस मतलब जो बड़ा कोष्टक होता है, ये जो बड़ा कोष्टक के अंदर सेंट्रल मेटल के अलावा जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन जो भी प्रेजेंट होते हैं, वो कोई आयन भी हो सकता है या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल ही होगा या कोई एटम ही होगा। तो ये कोई आयन भी हो सकता है या कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। मेरा ये एक कहने का सेंस है कि एक ही प्रकार का, यानी कि यहाँ पे सिर्फ अमोनिया भी हो सकता है या सिर्फ क्लोरीन भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कंपाउंड किस तरह का है। जिस तरह के कंपाउंड होंगे उस तरह के इसमें जो है कोई आयन या मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट हो। अभी बहुत सारे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, उसमें आपको पता है। तो सेंट्रल मेटल के अलावा जो भी आयन या मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड। ओके, ये जो पार्ट्स होता है इसके अंदर इस जो पूरे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन
एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं? काउंटर आयन। काउंटर आयन। एक स्टेप्स और भी इसमें आप समझ सकते हैं कि महत्वपूर्ण पद जो है इसके बारे में और आप जान सकते हैं कि ये जो आपका कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल होता है, इससे ये जितने भी आपका लिगेंड है, जो सेंट्रल मेटल से ये जो जितने लिगेंड होते हैं, यही लिगेंड इस सेंट्रल मेटल से, हमने जो अभी चर्चा की, ये जो लिगेंड है इस सेंट्रल मेटल से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जो है जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। और ये जो बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल कहने का मतलब है कि प्रत्येक बॉन्ड की दिशा जो है दिशा निर्धारित होती है, वो उसी दिशा में आकर के जुड़ता है। यानी कि इनका जो बॉन्डिंग होता है वो दिशात्मक होता है। आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी कि उपसहसंयोजन बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल से, वो बॉन्ड दिशात्मक होता है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपके स्टेटमेंट पूछ सकता है कि जो उपसहसंयोजन यौगिक में, उपसहसंयोजन यौगिक, उपसहसंयोजन यौगिक में, उपसहसंयोजन बंध दिशात्मक होता है। पहला वाला, ओके, ये जो बंध होता है वो दिशात्मक होता है। ऐसा नहीं कि वो किसी भी दिशा में बॉन्ड बना ले। और ये जो होता है, ये दिशात्मक बंध बनाने के कारण, ये दिशात्मक बंध बनाने के कारण ये जो आपका जो ये कोऑर्डिनेशन, सॉरी, ये जो सेंट्रल मेटल और ये जो लिगेंड है एक विशिष्ट प्रकार के आकार जो है प्राप्त कर लेते हैं। किसके कारण? उपसहसंयोजन बॉन्ड के दिशात्मक प्रवृत्ति के कारण। ये जो उपसहसंयोजन बंध है उसकी दिशात्मक प्रवृत्ति के कारण ये जो सेंट्रल मेटल और ये जो लिगेंड है वो आपस में बॉन्ड बंध कर, आपस में जुड़कर एक विशिष्ट प्रकार का आकार ग्रहण कर लेते हैं, एक विशिष्ट प्रकार का शेप ग्रहण कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग उस लाइन को भी लिखेंगे कि उपसहसंयोजन बंध के कारण, ओके, उपसहसंयोजन बॉन्ड के, सॉरी, दिशात्मक प्रवृत्ति के कारण, दिशात्मक प्रवृत्ति के कारण, दिशात्मक प्रवृत्ति के कारण ये जो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन सॉरी, उपसहसंयोजन यौगिक है, उपसहसंयोजन यौगिक, उपसहसंयोजन बंध के दिशात्मक प्रवृत्ति के कारण उपसहसंयोजन यौगिक एक विशिष्ट आकार प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके स्टेटमेंट वाला जो भी क्वेश्चन होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कि आपका जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि 2 स्टेटमेंट दे देता है, पूछता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और चौथा ऑप्शन होता है कि पहला स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की व्याख्या करता है। तो यहां पे ये जो पॉइंट है वो उसमें आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि उपसहसंयोजन यौगिक में जो उपसहसंयोजन बॉन्ड होते हैं वो दिशात्मक होते हैं, ठीक, और दिशात्मक प्रवृत्ति के कारण, दिशात्मक प्रवृत्ति के कारण उपसहसंयोजन बॉन्ड जो है, बंध, उपसहसंयोजन यौगिक जो है वो एक आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो यहां पे ये लाइन भी सही है और ये लाइन भी सही है, ओके, ये लाइन भी सही है और ये लाइन भी सही है। यहां पे ये लाइन जो है इसकी व्याख्या कर रहा है, क्योंकि दिशात्मक प्रवृत्ति के कारण ही ये जो है यौगिक जो है वो अपना आकार ग्रहण कर देता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पे सही है।
तो ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। यहां पे अगले स्टेप्स की अगर और हम लोग बढ़े तो अभी जो हम लोगों ने बताया कि उसमें एक लाइन और जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आपका अगर एग्जाम हो रहा है तो क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी बनाता है। ये जो हमने कहा कि दिशात्मक प्रवृत्ति के कारण ये जो कोऑर्डिनेशन, जो ये उपसंयोजन यौगिक है जो विशिष्ट आकार प्राप्त कर लेते हैं, उस अरेंजमेंट को, ये मान लीजिए कि हमने कहा कि वो विशिष्ट आकार में जुड़ जाते हैं, तो ये NH3 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 और Cl। तो आप देख रहे हैं कि ये एक अरेंजमेंट काफी एक विशिष्ट तरह की संरचना बना रहा है। ओके, तो यहां पे अगर आप लोग देखें तो ये जो चार बॉन्ड है, ये चारों जो NH3 है वो एक प्लेन में है। एक प्लेन यानी कि मान लीजिए कि ये एक पूरा प्लेन है, और एक Cl जो है वो मान लीजिए कि ये एक प्लेन में है, दूसरा Cl जो है यहां पे जुड़ा हुआ है, मान लीजिए यहां पे ऐसे यहां पे जुड़ा हुआ है Cl, और एक जो ये NH3 जो है वो इसके पीछे समझ लीजिए कि ऐसे जुड़ा हुआ है, इसके पीछे। यानी कि एक आपका ये हो गया, आपका ये चारों NH3, बीच में Cl और चारों तरफ से NH3, चारों कोनेटेड, इधर एक Cl और इधर एक NH3, ऐसे इसका शेप होता है। तो जब इस शेप को हम लोग एक बड़े कोष्टक में दिखाते हैं, इस विशेष अरेंजमेंट को जब हम लोग दिखाते हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्री। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्री, उपसंयोजन पॉलीहेड्री। इस विशेष प्रकार के आकार को जब हम लोग प्रदर्शित करते हैं इस तरह से दिशात्मक रूप से, तो इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्री, जिसकी चर्चा आप लोग अभी डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहां पे ये जान लीजिए। ओके, तो ये बात, ये कुछ खास बातें हैं आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर। वर्नर ने आपको 1890 से 1890 से 1893 तक रिसर्च बेस्ड काम किया। किस पे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। किसके लिए? इसकी फिजिकल और केमिकल स्टडी के लिए। बेसिकली उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, इसके बॉन्डिंग को समझना था। जो अभी बॉन्डिंग की चर्चा हम लोग कर रहे थे, दोनों के बीच की बॉन्डिंग को समझना था। और यहां पे उन्होंने एक जो है चमत्कारिक दृश्य प्रदर्शित किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये जो आपका सेंट्रल मेटल है वो दो तरह की संयोजकता प्रदर्शित करता है, यानी कि दो तरह की बैलेंसी प्रदर्शित करता है। अभी तक आप लोग जान रहे थे कि कोई भी सेंट्रल मेटल जो होता है वो एक ही तरह की बैलेंसी प्रदर्शित करता है, लेकिन यहां पे उन्होंने बताया, इस स्टडी के बाद उन्होंने बताया कि ये जो सेंट्रल मेटल है ये दो तरह की बैलेंसी प्रदर्शित करता है, दो तरह की संयोजकता प्रदर्शित करता है। एक संयोजकता को उन्होंने कहा प्राइमरी संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, और दूसरी संयोजकता को उन्होंने कहा सेकेंडरी बैलेंसी, यानी कि द्वितीयक संयोजकता। क्या है अभी हम लोग बात करें। तो ये जो अल्फ्रेड वर्नर है, इन्होंने 1890 से लेकर के 1893 तक लेबोरेटरी में काम किया, और इस काम को उन्होंने एक अपने सिद्धांत के रूप में 1890 से 1893 तक उन्होंने लेबोरेटरी में काम किया। उस समय वो एक प्रोफेसर के फॉर्म में रूप में थे, टेक्निकल में काम किया, और उस काम को उन्होंने 1898 ईस्वी में वर्नर्स थ्योरी के नाम से, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में इस अपना जो काम किया था उन्होंने 1890 से 1893 के बीच, वो रिसर्च बेस्ड जो काम किया था, उस काम को, उस रिसर्च को उन्होंने एक थ्योरी के फॉर्म में, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक रिसर्च बेस्ड पेपर के फॉर्म में उन्होंने जो है प्रदर्शित किया। और ये जो इसी में उन्होंने बताया कि आपका जो सेंट्रल मेटल है वो दो तरह की वैलेंसी प्रदर्शित करता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। उनका स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ये था, जो अभी हम लोग अगर उसको संक्षेप में देखें तो पहला स्टेटमेंट उनका था कि आपका जो सेंट्रल मेटल है, ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, आपका जो सेंट्रल मेटल है ये दो तरह की, उनकी वर्नर थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार
सेंट्रल मेटल जो है वो दो तरह की वैलेंसी प्रदर्शित करता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरा उनका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो आयोनाइजेबल होता है, यानी कि आयनीय होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो नॉन आयोनाइजेबल यानी कि अनायनीय होता है, वो आयन में नहीं टूटता है। तीसरा स्टेटमेंट उनका था कि उनकी जो सेंट्रल मेटल की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, वो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो उसके एक्चुअल वैलेंसी के बराबर होती है, वो घटती बढ़ती नहीं है। लेकिन जो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो उसके एक्चुअल वैलेंसी से ज्यादा हो सकती है। अगला स्टेटमेंट था उनका कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी को जो संतुष्ट करता है वो बड़े कोष्ठक के बाहर यानी कि काउंटर आयन जो होता है वो संतुष्ट करता है, जबकि ये जो अंदर होते हैं जो लिगेंड होते हैं वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को संतुष्ट करता है। अगला लाइन हमने अभी जो पॉलीहेड्री के बारे में हम लोगों ने बताया, पॉलीहेड्री के बारे में उन्होंने बताया कि अगर जो सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़े हुए हैं अगर वो दिशात्मक रूप से सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ जाए तो एक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्री का निर्माण करते हैं। तो 1898 ईस्वी में ये जो थ्योरी उन्होंने प्रदर्शित किया वो काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रदर्शित किया था, काफी हेल्पफुल रहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छी तरह से जानने के लिए ये जो थ्योरी थी वो काफी हेल्पफुल रही। और इसी थ्योरी के लिए उनको 1913 में यानी कि 1913 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में उनको नोबेल प्राइज दिया गया इसी थ्योरी को प्रपोज करने के लिए। ओके, तो ये जो उनका थ्योरी था काफी हेल्पफुल था, काफी। तो इस हेल्पफुल टॉपिक को, इस जो हेल्पफुल थ्योरी जो है उसको हम लोग अभी शॉर्ट फॉर्म में जो अभी हम लोगों ने आपको कहा, लेकिन शायद आप लोगों को याद ना रह पाए, इसलिए हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ये जो हेल्पफुल थ्योरी था उसके क्या क्या मेन स्टेटमेंट उन्होंने क्या क्या बताए। तो उनका पहला जो स्टेटमेंट था यहां पर लिख देते हैं आपको, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उनका जो पहला थ्योरी था वो ये था कि जो धातु आयन होता है, जो सेंट्रल मेटल होता है, उसकी दो संयोजकताएं होती हैं, यानी कि आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रत्येक उप सहसंयोजन यौगिक में, उप सहसंयोजन यौगिक में, उप सहसंयोजन यौगिक, तो उप सहसंयोजन यौगिक में धातु आयन की जो संयोजकता होती है, दो प्रकार की वो संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो आयनीय होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो अनायनीय होती है। जैसे हम लोगों ने अभी बात की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो फिगर हम लोगों ने बताया था, यहां पे अगर इसको ड्रॉ करें तो COCl NH3 का होल 5 Cl2, यानी कि आयन के फॉर्म में ये वाला भाग जो है नहीं टूटता है, जबकि ये वाला भाग टूट जाता है, और यही वाला भाग जो है वो प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करता है, जबकि ये वाला भाग द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करता है। तो यही चीज यहां पे क्या है कि प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो आयनीय होती है। आपने जब उसको तोड़ के हमने दिखाया था, तो आप वीडियो में शुरू में जाके देख सकते हैं कि ये वाला भाग आयन में टूट गया था, यानी कि प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती है, वो आयन बना लेती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो इसके द्वारा संतुष्ट होती है वो आयन में नहीं टूटती है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि द्वितीयक संयोजकता अनायनीय। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे बताई गई कि प्रत्येक धातु परमाणु आयन, यानी कि ये वाला जो सेंट्रल मेटल है, प्रत्येक धातु परमाणु आयन की द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो निश्चित होती है, और ये द्वितीयक संयोजकता उस धातु परमाणु या आयन के समन्वय संख्या के बराबर होती है। समन्वय संख्या इसमें इसको कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग बोलते हैं। समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, और समन्वय संख्या जानने के लिए हम लोग देखेंगे अगला वीडियो। तब तक हम लोग देखते हैं तीसरा
जो आपका तीसरा जो थ्योरी है वो देखते हैं। ये जो समन्वय संख्या है इसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि समन्वय संख्या क्या होती है। उसमें हम लोग समन्वय कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि इसका तीसरा थ्योरी इनका क्या है। तो तीसरे स्टेटमेंट के, वर्नर थ्योरी के तीसरे स्टेटमेंट के अनुसार धातु परमाणु की जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो किसी ऋणायनों द्वारा, मतलब इसमें धातु परमाणु में चूंकि दोनों संयोजकताओं को पूरा करने की प्रवृत्ति होती है, वो दोनों संयोजकताओं को पूरा करते हुए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो किसी ऋणायनों द्वारा पूरा होती है। ये ध्यान रखेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो किसी ऋणायन या उदासीन अणु दोनों में से किसी के द्वारा संतुष्ट हो सकती है। सिंपल तौर पे यहां पे हम एग्जांपल के तौर पे दिखा दें, हाँ, कि आपका जो ये CO है, Cl है, NH3 का होल 5 है और Cl2 है। तो अभी हम लोगों ने बात की तो ये जो है प्राथमिक संयोजकता को जो है संतुष्ट करता है। तो ये आपका Cl क्या है, ऋणायन के फॉर्म में रहता है, और इसके जो अंदर होते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर जो होते हैं वो द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करते हैं। तो हमने कहा कि वो ऋणायन द्वारा या उदासीन अणु द्वारा या आपके धनात्मक आयन के द्वारा भी कभी कभी संतुष्ट होता है। तो ये आपका Cl क्या है, ऋणात्मक है, जबकि NH3 क्या है, उदासीन है। यानी कि द्वितीयक संयोजकता होती है वो ऋणायन, उदासीन या आप धनायन भी कह सकते हैं, उसके द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि ये जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो सिर्फ ऋणायन के द्वारा जो है वो संतुष्ट होती है। उनके अगले स्टेटमेंट के अनुसार द्वितीयक संयोजकता जो होती है, हमने अभी जो चर्चा की थी आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्री की, कि जो ये वाले भाग होते हैं वो दिशात्मक होते हैं और उनकी दिशा के कारण वो एक आकृति बना लेते हैं। अभी आप वीडियो में थोड़ा सा पहले जाके देख सकते हैं इसी चीज को, तो वो एक आकृति बना लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्री। ये जो इस तरह का हम लोगों ने एक बनाया था, NH3 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 और Cl और NH3, इस तरह का अभी वीडियो में आप थोड़ा सा पहले जाके देख सकते हैं। तो ये जो एक अंतराकाश में एक बीच में ये जो लिगेंड होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ डायरेक्शनली यानी कि दिशात्मक रूप से जुड़ करके एक निश्चित ज्यामितीय आकृति बना लेते हैं, और उस ज्यामितीय आकृति को हम लोग समन्वय बहुलक ये बात। तो ये 4 स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट थे उन्होंने दिया। ये चीज यहां पे हम लोग और थोड़ा सा समझ ले, आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा, आपके समझने के लिए सही होगा। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, पॉज करके कर सकते हैं। यहां पे ये जो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि आपका जो प्राइमरी संयोजकता होती है वो किसी ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती है, बाकी उदासीन या ऋणायन के द्वारा संतुष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा समझना जरूरी होता है कि मान लीजिए हमको कोई कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड को हमको समझना है, तो उसको इस कोऑर्डिनेशन का वर्नर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझ सकते हैं। जैसे सिंपली तौर पे एक कंपाउंड है कोबाल्ट, कोबाल्ट 3, क्लोराइड अमोनिया यानी कि COCl3 NH3। हमको ये जानना है कि इसमें काउंटर एंड हमको एक मान लीजिए कि ये जो कंपाउंड दिया गया इससे हमको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में बना देना है। ये जानना है कि इसमें इसका जो द्वितीयक संयोजकता है वो कितना है और प्राथमिक संयोजकता जो है वो कितना है, और कौन इसकी द्वितीयक संयोजकता को पूरा कर रहा है, कौन प्राथमिक संयोजकता को पूरा कर रहा है, कौन सेंट्रल मेटल यानी कि जो बड़ा कोष्ठक के बाहर है और कौन अंदर। ये सारी चीजें जानने के लिए एक सिंपल सी थ्योरी है कि आप इसी के बेस पे देख सकते हैं। इस कंपाउंड को एक सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं और सॉल्यूशन में हम लोग डाल देते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ये सिल्वर नाइट्रेट टूट जाता है Ag+ और NO3-। ओके, Ag+ और NO3-। तो हमने आपको कहा अभी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो किसी ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती है, ठीक है, और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो किसी ऋणायन या उदासीन के द्वारा संतुष्ट होती है। वीडियो में सबसे पहले हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कि इसका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें बड़े कोष्ठक के बाहर वाला ही आयन के फॉर्म में आता है, बाकी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर होते हैं वो आयन के रूप में नहीं आते। तो सीधी सी बात है कि चूंकि
आयन के फॉर्म में जब आएगा, जो आएगा वही इसके साथ रिएक्शन करेगा, सिल्वर Ag प्लस के साथ या NO3 माइनस के साथ। Ag प्लस के साथ वही रिएक्शन करेगा जो उसकी प्राथमिक संयोजकता को पूरा कर रहा हो और आयन के रूप में आ रहा हो। सिंपल सी तौर की बात है कि ये मान लीजिए आपका यहाँ पे AB है, एक सेंट्रल मेटल है, दूसरा लिगेंड है, और यहाँ पे कोई Y है जो काउंटर आयन के रूप में। तो ये जब टूटेगा तो ये आपको Y माइनस के फॉर्म में ही टूटेगा, क्योंकि ये इसकी प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर रहा है, तो ऋणात्मक ही होगा थ्योरी के अनुसार, और यही ऋणात्मक सिल्वर से रिएक्शन करेगा। ओके, तो सीधी सी बात है कि यहां पे ये सिल्वर नाइट्रेट टूटेगा और बनाएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl। तो AgCl के जितने मोल मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल, मान लीजिए कि हमको यहाँ पे 2 मोल AgCl मिलता है, इसका मतलब है कि जो ये कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया दिया हुआ है उसमें जो Cl है वो Cl2 जो है CO, यहाँ पे 3Cl है, यहाँ पे Cl हो जाएगा और NH3 का होल 5 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा Cl2 यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि हमको सॉल्यूशन में AgCl2 मिला है, सॉरी AgCl के 2 मोल मिले। इसका मतलब है कि Cl2 यानी कि बड़े कोष्टक के बाहर Cl के 2 यानी कि क्लोरीन के 2 अणु थे, तभी तो AgCl का 2 अणु मिला, यानी कि ये 2Cl माइनस बने, तभी तो ये जाके रिएक्शन की AgCl से, जिससे हमको AgCl का 2 मॉलिक्यूल मिला। तो ये रिएक्शन जो है वो बताता है आपको कि जो आपका बड़े कोष्टक के बाहर आपका प्राथमिक संयोजकता जो है को पूरा करने वाला ऋणात्मक आयन मौजूद होता है, और AgCl के जितने अणु आपको मिलेंगे वो बताएंगे कि आपको प्राथमिक संयोजकता को पूरे करने वाले ऋणात्मक मॉलिक्यूल कितने संख्या में वहां पे मौजूद है या कितना मोल वहां पे मौजूद है। तो ये एक बेसिक आइडिया था यहाँ के बारे में। इसके बारे में, इससे आप आयन भी समझ सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ आयन जो है बनेगा। आप यहाँ पे नंबर ऑफ आयन भी निर्धारित कर सकते हैं। नंबर ऑफ आयन निर्धारित के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक आयन आपको जोड़ लेना है इस बड़े कोष्टक का सिंगल, और बड़े कोष्टक के बाहर जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऐड कर देना है, तो टोटल आयन आपका निकल जाए। तो यहाँ पे अगर आयन की संख्या हमको निकालनी हो तो एक आयन ये खुद हो जाएगा 1, और यहाँ पे 2 Cl मौजूद है यानी कि 2Cl, यानी कि टोटल आयन यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप आयन भी निकाल सकते हैं कि किसी सेंट्रल मेटल को सॉल्यूशन में डालने पे कितने आयन बनेंगे। तो इसको और डिटेल में हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोगों ने, जैसे हमने अपने थ्योरी में बताया कि आपने समन्वय संख्या सुना, लेकिन समन्वय संख्या के बारे में आप नहीं जानते हैं। समन्वय संख्या के बारे में जानेंगे, समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं डिटेल में वो हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। आपने यहाँ सब देखा, लेकिन आपको ये पता नहीं कि इसमें जब ये कोबाल्ट जो है ये सेंट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है उस समय इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे इस फॉर्म में। तो ये हम लोग समझेंगे कैसे निकालेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक हम लोग नंबर समझेंगे जो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है ये निकालने का ढंग हम लोग जानेंगे कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आईएससी में तो कंप्लीटली आता है, इसके साथ आपको जेईई नीट के एग्जाम में भी इसको आना ही आना है। इसके अलावा जो बच्चे बायोटेक से रिलेटेड होते हैं, बायोटेक में जाना होता है, उनके लिए जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है सीप यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर बायोटेक, उसमें भी इसका जो बहुत सारा, इस चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चन वहां भी पूछा जाता है। इसलिए डिटेलिंग के लिए हम लोगों ने काफी ज्यादा इसको एक्सप्लेन किया है आपके फायदे के लिए, क्योंकि आप जेईई मेन, जेईई एडवांस मेन या आप नीट का एग्जाम दे रहे हो या आईएससी में तो आना ही आना है। ये सारे एग्जाम आप आसानी से क्वालिफाई कर सकें और इसके जो भी क्वेश्चन है आप आसानी से बना सकें। आज के लिए बस इतना ही।